नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं अपने एडीएस गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, मैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से एक बार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। चलिए बच्चों, देखते हैं। एडीएस गुरुकुल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला सेशन का क्वेश्चन है, वातावरण में क्लोरो कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? कहाँ बना था बच्चों? मेरा राइट आंसर है मॉन्ट्रियल। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल। ये मॉन्ट्रियल में जो है प्रथम प्रोटोकॉल जो हमारा प्रतिबंध बना, वो प्रतिबंध लागू हुआ था। ये हमारा कब लागू हुआ था? इसका जो कब शुरू हुआ था? 16 सितंबर को 16 सितंबर 1987 को ये जो है इसका जो है इस पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक। और लागू कब हुआ था? 1989 में ये जाकर लागू हुआ था। ये इस संधि को इसलिए लागू किया गया, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो हानिकारक तत्व निकल रहे थे, उसी पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया गया। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्व सम्मान वृक्ष प्रजाति क्या है? पीपल, गुलमोहर, यूकेलिप्टस। समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्व सम्मान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? ये हमारा यूकेलिप्टिस, जिसको हम देहात में लिप्टिस या सफ़ेदा, अलग अलग जगह के अलग अलग प्रकार के पेड़ का नाम कहते हैं। ये जो है ये पेड़ यूकेलिप्टस जो है, ये यूकेलिप्टस पेड़ जो है बच्चों, ये पानी का बहुत अधिक मात्रा में ये जो है पानी सोखता है। इसीलिए लोग इसको कहते हैं, भैया यूकेलिप्टस मत लगाओ, पानी बहुत सोखता है। ये खेत ओत के किनारे पर अगर लगा दिया जाता है, जैसे ये मान लीजिए मेड़ है, खेत का ये जो बांध बनाया रहता है कि इधर दूसरे का इधर हमारा, अगर इस पे सफ़ेदे का पेड़ लगा दिया जाता है, यूकेलिप्टस का पेड़, तो ये समझ लीजिए कि यूकेलिप्टस लगा तो यहाँ पे है, लेकिन वो इतनी दूर तक लगभग कवर करता है, इतनी दूर की पानी जो है चारों तरफ का सोख लेता है। ठीक। और इसका जो है इस प्रजाति के सफ़ेदे के वृक्ष से नाम भी जाना जाता है, सफ़ेदा इसको कहते हैं, या गांव में जैसे जिसको लिप्टिस कहते हैं, यहाँ लिप्टिस। इसलिए इसको पारिस्थितिकीय आतंकवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकीय आतंकवाद भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। बच्चों, ये जीवों गलत लिख उठा है। ठीक, टाइपिंग एरर है। जीवों का इसका जो है रेड डाटा बुक में इसका नाम दर्ज किया जाता है। और इस संस्था का संरक्षण के लिए जो है एक संगठन का आयोजन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय संघ का आयोजन मतलब स्थापना की गई थी। उसका नाम है, लिखिएगा आप, IUCN। क्या है? IUCN। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। स्पेस हमारा, इस स्पेस में क्या भरना है? वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग करता है। कब करता है? पत्तों का त्याग करते हैं। क्या है? पर्णपाती। क्या राइट आंसर? पर्णपाती। ये जो है पर्णपाती होगा, ये पर्णपाती है। ये जो है, लिखिएगा इसको, पर्णपाती। पर्णपाती ये नहीं रहेगा, ये पर्णपाती रहेगा। ठीक। तो पर्णपाती वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं। और ये जो है मौसम, जैसे प्रतिवर्ष एक निश्चित मौसम होता है, ये अपने पत्ते जो है, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं गांव में महुआ हुआ, आम का पेड़ हुआ, और शीशम का पेड़ हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं,
ये नीम के पेड़ हुए और आंवले के पेड़ हुए, ये सभी जो है एक समय जब आता है तो वो अपने जो है पत्ते पत्ते का त्याग कर देते हैं। उसके बाद इस समय पर नए कल्ले, जिसको कहते हैं नए पत्ते का, इसमें जो है उद्गम होता है। ठीक, ये हमेशा जो है अपने पत्तों को त्याग देते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम आपातकालीन प्राकृतिक संकट, आपातकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बर्फानी तूफान आपातकालीन, न्यूनतम आपातकालीन क्या है बताइए? न्यूनतम आपातकालीन बिजली की चमक, बिजली की चमक न्यूनतम मतलब कम से कम प्राकृतिक संकट का स्रोत है। लेकिन ये जो है बर्फानी तूफान हुआ, भूकंप हुआ, ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये सब जो है दीर्घकालिक आपदा है। क्या है? ये सब जो है तीनों दीर्घकालिक आपदा है। ठीक, यही एक है जो ये कम से कम समय में रहती है। जैसे एक बार देखो चमकती है लाइट कड़क सी, उसके बाद तुरंत ही गायब हो जाती है। लेकिन ये जब बर्फानी तूफान, भूकंप ये सब रहते हैं तो कुछ देर तक रहते हैं, चलते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कौन सा है राइट आंसर? यहाँ पे खड़ी लिखा है, इसका राइट आंसर होगा खाड़ी। यही सी ऑप्शन है इसका, खाड़ी। ठीक, क्या हो गया? खाड़ी। एक नाम इसको और कहते हैं, हम बताते हैं आपको, गल्फ। क्या कहते हैं? गल्फ, इसको गल्फ कहते हैं। यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक बच्चों, इसका यही हमारा राइट आंसर होगा। ये खाड़ी जो है जीव क्या कहते हैं, वायुमंडल में स्थित सबसे क्रियाशील जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है? वायुमंडल में स्थित खाड़ी जो है सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र है। और ये जो है ज्वार नंदमुख का क्षेत्र होता है। क्या? ज्वार नंदमुख, हाँ हाँ, जो वही तो है, सही कह रहे हैं बच्चों। ज्वार नंदमुख वह क्षेत्र है, और जहाँ से स्थल से आने वाले जल, ठीक, स्थल से आने वाले जल और सागर से आने वाले खारे जल का मिश्रण होता है। जब स्थल से एक नॉर्मल पानी आता है और सागर से एक नमकीन पानी, खारा पानी आता है, तो जब मिश्रण होता है तो वहीं पे ज्वारीय लहरें क्रियाशील बना देती हैं, क्रियाशील बनी रहती हैं, तो जिससे ये खाड़ी गल्फ बनता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अल्फा अल्फालफ, अल्फालफ एक प्रकार का क्या है? अल्फालफ एक प्रकार का घास है। ये घास है, ये अल्फालफ एक प्रकार का घास है। ये जो है अल्फालफ जो है, इसको एक नाम और कहते हैं रिजिका। क्या कहते हैं? रिजिका। ये मटर, मटर जो है उसी मटर परिवार का है ये अल्फालफ, ये मटर परिवार का है। ठीक, इसकी जो है परिवार का कुल वंश का नाम जो है ये मटर का है। और इसका फबासिया, क्या है, हाँ फबासिया, देखें फबासिए, फबासिए है। ठीक बच्चों, ये फबासिए है। और ये फूल देता है, फूल देने वाला एक पौधा होता ही है। और ये जो है खेती के लिए एक महत्वपूर्ण चारे की फसल के रूप में इसको किया जाता है। इसका जो है खेती जब किया जाता है अल्फा का, एक घास का, तो एक चारे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दक्षिण एशिया में इसका जो है नाम लुरसन, क्या है? लुरसन घास। दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण एशिया में बच्चों, सॉरी बच्चों, हम आज थोड़ा गलती हो जा रही है, तो इसका क्या है? दक्षिणी एशिया में इसको क्या कहते हैं? लुरसन घास के नाम से जानते हैं। क्या? लुरसन घास के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। क्या है इसका? इसका राइट आंसर बायोम। क्या है? बायोम, इसका राइट आंसर
बायोम। और ये बायोम जो है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी, इसमें बायोम एक अध्ययन करने का तंत्र है, पारिस्थितिकीय तंत्र लिखा है। तो इसमें जो है बायोम में पादपों का और प्राणियों से सम्मिलित जो है, प्राणियों से संबंधित जितने भी सम्मिलित जो है जंतु होते हैं, उन्हीं का इसमें अध्ययन किया जाता है। और उसे जो है बायोम कहिए और चाहे जीओम कहिए। क्या है? जीओम। इसको चाहे बायोम कहिए चाहे जीओम कहिए। ठीक, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या है? यही हमारा राइट आंसर होगा। इसमें हम आपको और बताएं कि जैसे अगर हम देखें इसको जो है, ये कोई विद्वान समुदाय उसका परिवेश होता है। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र बनते कैसे हैं? जैसे पौधे हुए, जंतु या अन्य जीव और भौतिक पर्यावरण को एक साथ जब मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र बनाते हैं। ठीक, किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक, यही है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? तीसरा। आगे देखते हैं। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? इसका राइट आंसर महासागर। क्या है? महासागर। महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूर्य। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बच्चों ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक ऊर्जा जो है एक दिशीय जो है प्रवाह दर्शाता है। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र में जब इसका आहार पोषण पदानुमान क्रम जो के सम्मान में होता है, संपन्न होता है, तो यह आहार जो है पोषण कई स्तरों पर संपन्न करता है। ठीक, इसका आहार जो है पोषण कई स्तरों पर संपन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाले जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालते हैं? वन महोत्सव, वन रोपण, लकड़ी कटान और सामाजिक वानिकी। क्या है? सामाजिक वानिकी। इसका राइट आंसर आप सब दीजिए जल्दी से, जल्दी बच्चों दीजिए। पेन कापी में आप सभी के ऊपर ये पूरा विश्वास है कि बच्चे हमारा कहना मानते हैं कि कापी पेन लेकर ज़रूर बैठते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में बोल रहा हूँ आंसर वो लिखते भी चलते हैं, इसलिए मुझे बच्चों पर अपने पूरा विश्वास है। तो बच्चों इसका बताइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पारिस्थितिक संतुलन में बाधा डालता है? ये हमारा क्या है? लकड़ी कटान। क्या है? लकड़ी कटान। ये हमारे संतुलन में क्या है? जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है वो लकड़ी कटान है। ठीक, ये अधिक पर्यावरण के असंतुलित परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, इसे समझ लीजिए। पेड़ पौधों को हम काटेंगे तो हमारे जो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, हम रह नहीं पाएंगे सही से पेड़ पौधे अगर नहीं। बच्चों हम इसलिए जो है आज मैं आपको पर्यावरण का कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो मैं आप सबसे बस इतना कहूँगा कि ये समय आ रहा है, आप जो है पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद एक गर्मी का समय आ रहा है, एक प्याला ले लीजिए जिसको
गाँव देहात भाषा में पराई जिसको कहते हैं, मट्टी का बना होता है, या कोई बर्तन ले लीजिए, उसी में पानी डाल के कहीं आप जो है छत पे या पेड़ पे कहीं भी जो है आप जो है उसको रखिए, ताकि जो हमारे पक्षी हैं या कोई और जीव है वो जाके उस पानी को पीकर राहत महसूस करे। क्योंकि गर्मी का समय बच्चों आ रहा है, हर जानवर जैसे हम पानी के लिए तड़प जाते हैं वैसे जीव जंतु भी पानी के लिए तड़प जाते हैं। तो इसलिए आप सब, गर्मी का समय आ रहा है, हर कोई बच्चा हर अपने गांव में है तो गांव में, बाहर पढ़ रहा है तो बाहर, खेत में कहीं भी जो है अपना एक बढ़िया सा परई वरई में रख के पानी ज़रूर रख दिया करिए सुबह शाम पक्षियों के लिए। उसके बाद बरसात आए, जैसे बरसात का समय आएगा या अभी भी, अगर अभी इस समय पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी तो आप सब जो है एक बारिश के समय में एक पेड़ ज़रूर लगाना बच्चों। ठीक, चलिए बच्चों, लकड़ी कटान से हमें पर्यावरण में बहुत दिक्कत होती है। चलिए आगे देखते हैं। उस उस स्पीसीज को क्या कहते हैं जिसका प्रतिबंधित विवरण होता है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर स्थानिक। क्या है इसका राइट आंसर? स्थानिक। दूसरा वाला बी वाला लगाइएगा बच्चों, बी वाला स्थानिक। इसका क्या है? स्थानिक। पर्यावरण की दृष्टि से इसे इडेजियम क्या कहते हैं? अरे इडेजियम नहीं बच्चों, इडेमिज्म। क्या कहते हैं इसको? इडेमिज्म। अर्थात ये स्थानिक जो है शाब्दिक का तात्पर्य जो है, शब्द का तात्पर्य भौगोलिक रूप से और भौगोलिक स्थान जैसे द्वीप, राष्ट्र, देश और किसी अन्य जो है परिभाषित क्षेत्र, जोन या प्राकृतिक व्यास से ये सब होते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। जीवन में किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? हमारा जीवमंडल। क्या कहलाता है? जीवमंडल। अरे जीवमंडल, हम यहाँ पे हैं, हमारा धरती पे, तो ये हमारा जीवमंडल है। जीवमंडल एक पारिस्थितिकी जीवन तंत्र है ये हमारा। ठीक, इसके अंतर्गत सभी जीव प्राणी और उनके उनके जो है साथ में, जैसे जलमंडल हुआ, उसके बाद वायुमंडल हुआ, स्थल मंडल हुआ, जीव भर हुआ, ये विभिन्न प्रकार के जो है तत्वों के साथ उनकी पारस्परिक क्रिया भी शामिल है इसमें। इसी पृथ्वी पर जीवन के क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। पृथ्वी पर हम और कहीं अभी जीवन नहीं जी सकते हैं। खोजा तो बहुत जा रहा है कि मंगल ग्रह पे, और वहाँ पे मंगल ग्रह पे तो खोज लिया गया है। हमारे एलन मस्क बाबा हैं, वो खोज लिए हैं। वो कह रहे हैं कि हम हर साल जो है हर 6 महीने के, मतलब 6 महीने के बाद जो है वो वहाँ पे आदमी अपना भेजना शुरू कर देंगे, वहाँ पे लोगों को बसाएंगे वो। ठीक, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? सबसे अधिक अगर वायु प्रदूषण किसी कारण होता है तो वो होता है हमारा, किस कारण से बच्चों? ज्वालामुखी उद्गार से। ठीक, इसमें कुछ कहना ही नहीं, कुछ सोचने समझना नहीं कि वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य प्राकृतिक स्रोत अब क्या होगा, इसमें क्या बताएं। तो वही समझ लो, सबसे जो है ज़्यादा हमारा ज्वालामुखी उद्गार से होता है। इसमें ज्वालामुखी से जब हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड के प्राकृतिक स्रोत और लवणीय कण, धूल कण और महासागरों का वही जो है लवणीय कण निकलता है। और ज्वालामुखी में विस्फोट में बहुत बड़ी मात्रा में निकलने वाली जो गैस होती है, राख, जो आसमान में काला एकदम कर देती है। जब ज्वालामुखी निकलती है तो आसमान को एकदम काला कर देती है। ये बरसों तक वैसे वायु प्रदूषण में अपना इधर उधर ऐसे भ्रमण करती रहती है, स्तर में वृद्धि ये हमेशा बराबर करती रहती है, जिससे हम जो है हमारा वायु प्रदूषण होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी शामिल होते हैं। क्या है? जिसमें कीट भी शामिल होते हैं। ये कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ये। ठीक, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसमें जो है
कीट ऊट भी शामिल हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? इसका राइट आंसर क्या है? चारागाहों को अति चराई से बचने के लिए। क्या है? चारागाहों के अति चराई से बचने के लिए। ठीक, ये जो है शेर का वन में होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर शेरों के प्रभाव से, डर से चारागाहों को अति चराई से बचाया जा सकता है। ठीक है। किसी खेत में सांप और गिद्ध, इसमें दिमाग लगाइएगा बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे थे। ठीक, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? सांपों की संख्या में कमी होगी? क्या सांप खेत वहाँ से भाग जाएगा कुत्तों के आने पर? या गिद्धों की संख्या में कमी हो जाएगी? या चूहों की संख्या में कमी हो जाएगी? सांपों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी? ये स्वाभाविक बात है कि चूहों की संख्या में कमी आ जाएगी। ठीक, चूहों की संख्या में कमी आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा संकट उसका परिणाम है। किसका परिणाम है? ऊर्जा संकट किसका परिणाम है? ऊर्जा संकट जो है हमारा ऊर्जा के अनवीयकरणीय स्रोतों के अधिक प्रयोग का संकट का परिणाम है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको अच्छी लगी है तो आप सब जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।